कि बिना पैसा दिए, बिना एक भी पैसा आपका खर्च हुए लोक अदालत में कैसे आपकी सेटलमेंट हो सकती है, कैसे आपका लोन उसमें क्लोज हो सकता है। साथियों, करोड़ों आदमियों के पास अभी भी सेटलमेंट के या लोक अदालत का नोटिस आ रहा है, और जबकि लोक अदालत सारे देश में लगेगी 12 नवंबर 2022, यानी अभी सितंबर चला हुआ है, अक्टूबर को छोड़ के नवंबर में, आज से लगभग 2 महीने के बाद सारे देश में लोक अदालत लगेगी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत। अगर आपके पास अभी से कोई नोटिस आ रहे हैं, कोई चवन्नी छाप मनगढ़ंत फेक नोटिस भेजते हैं लोगों के पास, करोड़ों आदमियों के पास फेक नोटिस भेजे जा रहे हैं, बहुत से कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, जिसपे डिसेंट एडवाइस चैनल पे 1,500 से भी ज्यादा वीडियो मैं डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान। हमारे साथ पर्सनली मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हो जाएगा। साथियों, अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आ रहा है जो 12 नवंबर 2022 का है या उससे पहले का लोक अदालत का नोटिस आ रहा है, तो सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि वो जो नोटिस आपके पास आ रहा है वो जेन्युइन है क्या फेक है। साथियों, अगर आप लोक अदालत में जाके अपने लोन को सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो एक बात पहले समझ लें कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोक अदालत में जा सकता है, चाहे उसने आपके ऊपर केस भी कर रखा हो 138 चेक बाउंस का। अगर उसने आपके ऊपर 138 चेक बाउंस का केस भी कर रखा है तो ये जो केस है ये समझौता योग्य है, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोनों पार्टियों की सहमति से। अगर इन्होंने आपके ऊपर ऐसा केस कर रखा है और ये आपके पास नोटिस भेज रहे हैं और आप चले भी गए, आपने वहां पे जाके सेटलमेंट करवा ली लोक अदालत में, तो आपको एक उसमें क्लोज डलवा लेना है उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से जिसके साथ आप सेटलमेंट कर रहे हैं अपने लोन की, कि भाई वो अपना जो उसने आपके ऊपर 138 का केस किया हुआ है या अन्य किसी भी तरह का कोई रिकवरी के लिए केस किया हुआ है वो उसको विड्रॉ कर लेगा। अगर वो ये क्लोज बीच में लिख के देता है तो आप सेटलमेंट करें, अदरवाइज आप सेटलमेंट ना करें, क्योंकि जब आप लोक अदालत में जाते हैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है वहां पे। सबसे पहले तो लोक अदालत के बारे में समझेंगे। लोक अदालत का नोटिस आपके पास आया, आपने उसको रिसीव कर लिया, आप नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही आपका केस ऑलरेडी चला हुआ है, वो दोबारा फिर वहीं चला जाएगा उसी कोर्ट में। अगर आपने नोटिस ले लिया और आप चले गए वहां और आपने जाके वहां सेटलमेंट करी नहीं, भाई आपकी मर्जी है, वहां जाके सेटलमेंट करें या ना करें, क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं है आपके ऊपर, ना जज साहब के द्वारा फोर्स डाला जाएगा। वैसे तो लोक अदालत कोर्ट का ही नाम है, जज साहब ही वहां बैठते हैं, लेकिन वो जो लोक अदालत है वो सिर्फ और सिर्फ समझौते की, कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, उसके अलावा उसमें कोई भी आपको सजा या पनिशमेंट नहीं दी जाती। तो आपकी मर्जी है वहां जाके, अगर आपका रेट आपको ठीक लगे या आपको 70-75% डिस्काउंट देने के लिए तैयार है प्रिंसिपल में से, तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो मेरी सलाह यह है कि आप लोक अदालत में जाए ही ना, क्योंकि लोक अदालत का नोटिस आपने लिया, आप नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोक अदालत का नोटिस आपके पास आ गया, आप चले गए, आपने सेटलमेंट नहीं की, समझौता नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लोक अदालत का नोटिस आने के बाद जैसा कि लोगों के पास लोक अदालत का नोटिस भेज रहे हैं, अगर आप चले गए तो ये ज्यादातर वहां पे अपने स्टॉल लगा के बैठे रहते हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले, वहां पे आके आपको कैप्चर किया जाता है, आपके ऊपर
दबाव डाला जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जाता है, क्योंकि आम आदमी ये समझता है भाई ये तो कोर्ट है, कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, अगर पैसे नहीं दिए तो हो सकता है मुझे यहीं से ही जेल भेज दें। और बहुत से आदमियों से साइन करवा लेते हैं फार्म पे, जो इनका बैंक वालों का सेटलमेंट का फार्म है, या ब्लैंक पेपर पे भी करवा रहे हैं बहुत से आदमियों से। तो कभी भी किसी भी दस्तावेज पे आप साइन ना करें। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि साइन होने के बाद ही आपकी सेटलमेंट होगी, उस पे कोई जरूरी नहीं है साइन करना, और ना ही उस पे करें। अगर आपने उसके ऊपर साइन कर दिए और उन्होंने इसको भर लिया और उसमें सेटलमेंट अमाउंट लिख के जज साहब के आगे पेश करके उस पे स्टैंप लगवा के और जज साहब की साइन करवा लिए, तो वो सेटलमेंट फिक्स हो जाएगी। क्योंकि जो डिसीजन, जो ऑर्डर लोक अदालत से आता है, उसको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगले कोर्ट में नहीं जा सकती। ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपने सेटलमेंट 10 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए में भी कर ली, तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगली कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, आपका घाटा क्या है, अगर आपने वहां सेटलमेंट कर ली और किसी वजह से आप पैसे नहीं दे पाए, तो आप किसी अगली कोर्ट में नहीं जा सकते। क्योंकि लोक अदालत में जो डिसीजन, जो फैसला आता है, जो ऑर्डर आता है, वो दोनों पार्टियों की सहमति से आता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आता है। वो कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है। किसी भी पेपर पे आप साइन ना करें जब तक आपकी सहमति ना बने। जज साहब के सामने जाके साइन करें जब आपकी सेटलमेंट हो जाए, आप सर्टिफाई हो, आप वो पैसा दे सके। नहीं तो आपकी, अगर आपने साइन कर दिया और आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर ये आरसी कटवाएंगे, आपकी रिकवरी सर्टिफिकेट कटवा के आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ये अटैच कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, लेकिन उसमें भी एक क्लोज है, ऐसी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते जिस पे ऑलरेडी लोन है, पहले ही लोन चला हुआ है, उसको ये अटैच नहीं कर सकते। और आपके पेरेंट्स की, बच्चों की, वाइफ की, मां की, बाप की, भाई की, बहन की, जीजा की, साले की और किसी की अनमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। फिर वो चाहे आप यूज कर रहे हैं उनकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, कोई भी आपका उनका वाहन अगर आप यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नाम आपके नहीं है, तो उसको वो अटैच नहीं कर सकते। और जिस पे लोन है उसको भी अटैच नहीं कर सकते। तो आपको किसी भी फार्म पे साइन नहीं करने हैं, क्योंकि जब हम किसी भी फार्म के ऊपर साइन कर देते हैं या किसी भी दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं, इट मीन्स ये माना जाता है कि हमने उसको पढ़ लिया है। क्योंकि नियम ये है कि हम जब किसी दस्तावेज के ऊपर साइन करते हैं तो हमें वो पहले पढ़ना चाहिए। अगर हमने साइन कर दिया तो इसका मतलब हमने उसको पढ़ लिया और उसको समझ लिया। साइन करने से पहले 10 बार ये बात सोच लें। अब सवाल ये आता है कि भाई फ्री में कैसे सेटलमेंट हो जाएगी लोक अदालत में जाके। फ्री का मतलब ये है कि वहां पे आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, किसी वकील की आपको जरूरत नहीं है, तो वकील की आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, कोई कोर्ट फीस नहीं वहां पे लगती, कोई आपका 1 रुपया भी वहां कोर्ट फीस के नाम से 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और ना ही कोई आपसे वहां पैसे कैश में आपसे मांगेगा। तो ये जो सेटलमेंट है वो वकील की फीस और कोर्ट की फीस ना होकर वो फ्री में हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना पैसे दिए ही सेटलमेंट हो जाएगी। आप खुद से भी सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं, लोक अदालत को दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन मेरी यह सलाह है कि आप कभी भी खुद से, सामने से कभी भी लोक अदालत में ना जाएं। क्यों? अरे भाई, जिसने पैसे ले रखे हैं वो तो लड़के वाला है, और जिसने पैसे दे रखे हैं वो लड़की वाला है। समाज में रिवाज क्या है भाई, लड़की वाला लड़के वाले के घर जाता है लड़का देखने के लिए, और जो लड़के वाला ही लड़की वाले के घर चला जाए तो उसका रिश्ता कभी नहीं होएगा। अगर आप खुद से चले जाएंगे तो ये सेटलमेंट बहुत कम डिस्काउंट देंगे। सोचेंगे इसकी पहले ही क्या चली कर रही है तो डर रहा है, ये तो पहले ही यार अपने आप ही। तो ऐसे किसी की बहकाई में आके आप खुद से कभी भी ना जाए।
गफलत की स्थिति में ना रहे। जब ये आपके पास नोटिस भेज रहे हैं, पहले ई कोर्ट में उसको चेक कर लें। अगर वो जेन्युइन है तो आपकी मर्जी है, आप जाएं या ना जाएं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, हमेशा सेटलमेंट में जब भी कोई सेटलमेंट कोर्ट में हो रही है या बाहर हो रही है, वो जो सेटलमेंट लेटर के अंदर लिखा गया, ना ही तो उसमें एक अक्षर उसमें काट सकते हैं और ना ही उसमें एक अक्षर एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। एक भी वर्ड उसमें ऐड नहीं कर सकते, ना उसमें से कैंसिल कर सकते। दोनों पार्टियों की सहमति से वो सेटलमेंट होती है। और सेटलमेंट कोशिश करे वन शॉट में सेटलमेंट करे, नहीं तो ये क्या करते हैं बदमाशी लोगों के साथ, लोगों को 5-6 महीने का टाइम दे देते हैं। इनको पता है नगड़ तो पहले ही हो रहा, लालच में, कच्चे लालच में आके 5-4 किस्त कहीं से उधार लेके, सोना रख के, गिरवी रख के, गोल्ड बेच के, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप बेच के अपनी पैसा देगा। और अगर आपसे जो इन्होंने टाइम सेटलमेंट में लिखा है, मान लो 6 EMI में करा और आपने 5 EMI इनकी टाइम पे दे दी और 6ठी EMI टाइम पे नहीं दी, तो ये उस सेटलमेंट लेटर को कैंसिल कर देंगे और जो आपका पैसा गया है वो ब्याज प्लंटी जुर्माने में उसको काट लेंगे और दोबारा से फिर मरो साहब आपके गले में गाल देंगे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 1,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको जो भी प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत अभी आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, ये हमेशा घातक साबित होते हैं। अगर कोर्ट से कोई नोटिस इशू हुआ है, कोर्ट से कोई समन आया 138 का, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, उसको कभी भी हल्के में ना ले। अगर आप उसको लाइटली लेंगे, इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, यानी 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। EMI डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 EMI भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं किया जा सकता। ना ही कोई किसी देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपकी FIR लॉज हो सकती। EMI डिफॉल्ट होने पे आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास घर आ सकता है, ना कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या NBFC कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे उसको वापसी दिलाने का। हाँ, अगर आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो कोर्ट से पहले आपके पास समन इशू होगा, उसके बाद बेलेबल वारंट इशू होगा, फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको PO घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, तब आपका जेल का प्रावधान है। तब पुलिस आपको आएगी, पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी और उसी स्टेट की जेल में डालेगी जिस स्टेट में इन्होंने चेक बाउंस किया होगा। ज्यादातर ये क्या करते हैं, आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर जाके चेक को बाउंस कर देते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बाउंस हुआ होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके खिलाफ केस चला होगा, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसी डिस्ट्रिक्ट की जेल में जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं दिल्ली रहता हूं जी, मुझे मुंबई की आर्थर रोड जेल में क्यों बंद किया जा रहा है। भाई उसी इलाके में अगर इन्होंने चेक बाउंस किया होगा, उसी कोर्ट में किया होगा, तो आपको वहीं पे ही बंद किया जाएगा। इसको इग्नोर ना करें। अगर इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नहीं इग्नोर करेंगे तो सारे देश के किसी भी कोने में चेक बाउंस करवा लो और किसी भी कोर्ट से आपके पास समन आ रहा हो, वहां पे तुरंत प्रभाव से आपकी बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर ये 50 बार फिर दोबारा आपके पास सेटलमेंट करने के लिए आएंगे, इनके चवन्नी छाप आपको ढूंढते फिरेंगे।
क्योंकि जो ये चेक बाउंस का केस है ये समझौता योग्य है, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा दूसरा नोटिस जिसको आपको इग्नोर नहीं करना, हल्के में नहीं लेना, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 13(2) का 13(4) का सिंबॉलिक पोजीशन का फिजिकल पोजीशन का नोटिस आ रहा है, इसको कभी भी हल्के में ना लें, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का 13(4) का सिंबॉलिक पोजीशन का फिजिकल पोजीशन का डीएम साहब का या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का या रिकॉल नोटिस आ रहा है या डिमांड नोटिस आ रहा है या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ पर्सनली मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा नोटिस आ रहा है तो आपको सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है या 138 का, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको कभी भी लाइटली हल्के में ना ले। अगर सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का 13(4) का नोटिस आ रहा है, आप इसको हल्के में ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या आपने किसी शोरूम को मॉर्गेज करके, रैन रख के, गिरवी रख के इनके पास लोन लिया है, ओडी लिमिट करवाई है, सीसी लिमिट करवाई है या लैब करवाया है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन लिया है, तो आप उस प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जो सरफेसी एक्ट 2002 है, इसने आपके राइट्स जो है, आपके अधिकार जो है उनको खत्म नहीं किया है। अगर आपको अपने राइट्स पता है तो एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।